अब हमेशा नेट रहेगा, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग गोविंद। चलिए तो शुरू करते हैं एक अच्छे से सुविचार के जरिए। सबसे पहले तो सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप सभी का जहां का जैसा जो भी मॉर्निंग है वो मॉर्निंग आप अपना अपने हिसाब से ले लीजिए। तो इस गुड मॉर्निंग को प्रेषित करते हुए मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, प्रसन्न होंगे और हंसते खेलते हुए होंगे। गर्मी कम होगी या गर्मी होगी तो उससे बचने का उपाय रखे होंगे। जहां घर में है मम्मी पापा बड़े लोगों का आदर सत्कार करते हुए पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यूअस जारी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जो 130 का टारगेट है, 130 प्लस का टारगेट है, वह हमारा अचीव होने में हम बिल्कुल रास्ते पर हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर रास्ते पर नहीं है तो रास्ते पर आ जाइए। 130 का टारगेट हमें बिल्कुल अचीव करना है, तो उसके लिए जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, जितने भी बैरियर्स है, उसको हमको दूर करना है। इसी बैरियर पर, इसी ऑब्स्टेकल पर आज एक सुविचार है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, हमें फोकस्ड एकाग्रता होना जरूरी है। पढ़ने के लिए एकाग्रता जरूरी है, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, इसी पर ध्यान, इसी पर हमको फोकस करना है। हमारा 130 का टारगेट, और 130 का टारगेट की एकाग्रता तो जरूरी है, बट एकाग्रता के अंदर भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक एक शब्द, एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, एक एक शब्द, एक एक लाइन का अंतर आपको निकालना पड़ेगा, उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा, वह सब करना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही, ध्यान होता कब है? ध्यान से ही हम अपने इंद्रियों पर संयम रखते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, उसमें से 5 ज्ञानेंद्रियां जो है उस पर हम अपना कंट्रोल रख पाएंगे और एकाग्रता प्राप्त कर पाएंगे। तो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे। आजकल हर घर में आजकल आसपास शादी विवाह चल रहे हैं, तो शादी विवाह चल रहे हैं तो मन का आया, अरे यार पढ़ना तो रोज ही है, और एक तो भावनगर रहते हैं और भावनगर यहाँ गांव में आए, पढ़ना तो है ही, चलो 1 घंटे के लिए जरा घूम के आते हैं, बैंड बाजे जरा देख के आते हैं, शादी बारात देख के आते हैं। तो शादी बारात देखने गए, यार चलो अच्छा घर में कौन खाना बनाएगा, चलो खाना बना के आते हैं। तो खाना खाने गए, वहां खाना खाने आए, देखिए इतनी भीड़ है, तो इतनी भीड़ में खाना खाने गए वहां, और खाना आपको मिला तो, बट वेट करने में, जहां 1 घंटे का टाइम आप बना करके आधे घंटे में बना के खा सकते थे, वहां गए, खाने के चक्कर में खाना भी वो आपको आपके लायक का, आपको डाइजेशन होने के लिए, आपकी एकाग्रता के लिए जिस प्रकार का खाना होना चाहिए वो खाना भी नहीं था, और वहां वेट करना पड़ा, इतना अलग से तैयारी करनी पड़ी, लेना पड़ा सब कुछ अलग से। तो आपका एकाग्रता क्या हुआ? भंग हुआ। आपने पढ़ना है, आपने वहां पे ध्यान करने हैं, तो पढ़ने में आपका, जब घर में है तो घर में कहीं जानवर है, कहीं कुछ है, कहीं घर में काम है, तो ये काम भी आपको करने पड़े, तो एकाग्रता क्या हुई? वो भंग हुई। तो अगर आपको टारगेट पूरा करना है तो बिल्कुल एकाग्रता करनी पड़ेगी। एकाग्रता किए बिना, ध्यान, एकाग्रता में ध्यान किए बिना आप अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो विवेकानंद जी का यही कहना है कि पढ़ने के लिए एकाग्रता जरूरी है, और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान के लिए जरूरी है अपने इंद्रियों पर संयम। तो इंद्रियों पर संयम करिए, जितना अपनी इंद्रियों पर संयम करेंगे उतना ही आपका ध्यान होगा और आपका टारगेट जो है वो अचीव होगा। आइए तो शुरू करते हैं। आज हमने टॉपिक जो है वह बिल्कुल नया टॉपिक लिया हुआ है, एनसीएफ। तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं, और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो नाम है जिसका एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी भूमिका बनाएंगे, यह क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और राष्ट्रीय रूपरेखा क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, और हमने अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ? तो हमने पढ़ लिया हुआ था अब तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को बिल्कुल थरोली, उसके 7 अध्याय, 38 धाराएं, 1 अनुसूची, इन सबको पढ़ लिया हुआ था। उसमें जो संशोधित अधिनियम था, संशोधित विधेयक जो था 2012 का, संशोधित विधेयक जो 2019 का था, संशोधित विधेयक 2012 वाले में दिव्यांगता के लिए बात करी गई है, दिव्यांगता को इंक्लूड करने की बात करी गई, दिव्यांगता को अधिकारों को देने की बात करी गई है, दिव्यांगता को स्कूल में दाखिला देने की बात करी गई, दिव्यांगता को 25% कोटे की बात करी गई है, दिव्यांगता के लिए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करी गई है, दिव्यांगता वाले बच्चों को शामिल करने की बात करी गई है, ऐसे दिव्यांगता वाले बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन की बात करी गई है। तो वह सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा
कि या अभी हमने पढ़ा नहीं बट थोड़ी चर्चा हो गई है कि जो संशोधित विधेयक 2019 का है उसमें नो डिटेक्शन पॉलिसी की बात करी है, जहां हमने देखा हुआ था कि विद्यालय में किसी को फेल नहीं करना है, सारे विद्यालय में पास करते चलना, तो वहां नो डिटेक्शन पॉलिसी का विधेयक लाया गया कि नहीं, जब समय समय पे अगर जरूरत है तो राज्य सरकार के ऊपर अधिकार दिया जाता है कि वह नो डिटेक्शन पॉलिसी में सुधार कर सकते हैं। बच्चों को चाहे तो वह वहां पे उनका परीक्षा लेकर के उनको जैसा उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है, वो रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। तो ये सब बातें, तो नो डिटेक्शन पॉलिसी का जो विधेयक था उसमें हमको थोड़ा सा पढ़ने के भी रह गया है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसको भी हम कभी एक दिन ऐसे चलते चलते चर्चा कर लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, तो उसको भी चर्चा कर लेंगे। ये सब हमने पढ़ लिया हुआ था, इसमें हमने सब कुछ बढ़िया से पढ़ लिया हुआ था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इन सारे प्रश्नों को आप अगर थरोली एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप और पढ़ लेंगे तो आपका एकदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो बेहतर तरीके से हो जाएगा और आगे जाकर के आपको इसका काम लगेगा। अब आइए बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, शिक्षक क्या पढ़ाएगा, किस रूप में पढ़ाएगा, कितना जरूरी है पढ़ाना, कितना जरूरी नहीं पढ़ाना, क्या पढ़ाने के अलावा पढ़ाना है, क्या पढ़ाने के अलावा नहीं पढ़ाना है, इन सब की बात जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बात करी गई है। आइए हम चर्चा करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वह विद्यालय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अलग है और जो प्रोफेशनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो अलग है। तो यहाँ पे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये विद्यालय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करेंगे और उसके बाद जो है हम कभी चर्चा कर लगेगी तो एनसीएफटी की बात करेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन की बात हम करेंगे। तो हम इसकी भी कभी आगे वाले समय में चर्चा कर लेंगे एनसीएफटी की, तो वह भी हमारे लिए जरूरी है पढ़ना, उसमें भी प्रश्न आते हैं। हालांकि वो प्रश्न हायर एजुकेशन में आते हैं, यहाँ नहीं आते हैं, बट हायर एजुकेशन और जो बेसिक एजुकेशन है उसमें कब कहाँ कौन सा प्रश्न पूछ दिया जाए पता नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो 11 लोग दिख रहे हैं हमको। चलिए 11 लोग आ गए हैं। सुमन जी कहाँ है आपके फ्रेंड जी? दीनू जी कहाँ है? शगुन कहाँ है? और चंचल, ये लोग कहाँ है? चित्रांश कहाँ है? मोनू कहाँ है? लोग नहीं दिख रहे भाई। चलिए कोई नहीं, जो है वो है, जो नहीं है वो अपना आता रहेगा, उसके लिए गाड़ी तो रुकेगी नहीं, गाड़ी चलती रहेगी। चलने का नाम, चलने का नाम। वाह विशाल भाई वाह, वाह रे विशाल वाह। नेटवर्क को पकड़ता। चंचल मैं हूँ, अच्छा चंचल तो है। हम्म विशाल क्या नेटवर्क पकड़ रहा है? कहो विशाल वाह। हाँ पकड़ रहा है, अच्छा गुड 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 गुड, पकड़ रहा है। इसके पहले तुम्हारे नेटवर्क में नहीं पकड़ता था भैया, क्या हो गया था उसमें? हाँ बढ़िया। चलिए, अरे तो सतपाल भैया की कहाँ का हालचाल है? वो है ठीक ठाक? शादी में क्या हो गई? अभी कब है शादी उनके यहाँ? जरा फोन फान कर लेना। चलो, तो जरूरी है थोड़े बहुत इंटरटेन की भी। सर मैं हूं ना, अच्छा मैं हूं ना, मैं तो हूं ना, अच्छा है, आप हैं। बढ़िया। अब मुझे हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि तमन्ना कौन है और चंचल कौन है। हमेशा मुझे ये रियली मैं बताऊं, हमेशा हमें कंफ्यूजन रहता है कि तमन्ना कौन है और चंचल कौन है। हाँ कोई नहीं, अब हमको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं समझ जाऊंगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे किसकी? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की। बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान करना है और नोट करते चलना है। ये सारी बातें कहीं न कहीं काम आएंगी, कहीं न कहीं काम आएंगी, जो आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में। छोटी छोटी बातें हैं बट अच्छी बातें हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे, तो हमारे बोर्ड पे तो अभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम चल रहा है, अब इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा करके चर्चा करेंगे किसकी? बोर्ड हमारा आज हमने छोटे लिया हुआ है क्योंकि आज मैं फैन सुन के आऊँ। फैन आपको दिख नहीं रहा है बट फैन चल रहा है। ब्लरिंग हो रही है क्या स्लाइडिंग की? स्लाइड थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है, हिल रहा है ऐसा? यस हो रहा है। अच्छा स्लाइड थोड़ा थोड़ा हिल रहा है।
कोई नहीं, अब देखते हैं। हाँ, पंखा चल रहा था ना, इसके लिए ऐसा हो रहा था। कोई नहीं, हमने एसी नहीं शुरू की है। एसी में पता नहीं क्या हुआ है, चुनी एसी है, कल कूलिंग नहीं कर रहा था वो। ये आज मैंने माइक भी नहीं लगाया, इसके लिए बाहर से आवाज आ रही होगी। अब नहीं आएगी बस बाहर की, अब बढ़िया आवाज आएगी, अब डिजिटल आवाज आएगी। पहले डिजिटल आवाज नहीं आ रही थी ऐसा, अब डिजिटल आवाज आ रही है। पहले की आवाज में और अब की आवाज में फर्क हुआ कुछ? तमन्ना आ गई, तमन्ना भी। यस, पहले की आवाज और अब की आवाज में फर्क हुआ। पहले की आवाज थोड़ी अलग थी। हाँ, आइए शुरू करते हैं। हमको पढ़ना क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पढ़ना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अभी भी ये नीचे चाहिए, इसको और नीचे चाहिए, तो लेते हैं यहां से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 हमको ये पढ़ना है। तो यहाँ भी ये दिख रहे हैं मनीष सिसोदिया जी को हम हटा देते हैं। सिसोदिया जी को हमने लिख रखा है, सिसोदिया जी को भी लिख रखा है ताकि याद रहे। हम भी ना शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हैं, हमारा भी दिमाग कभी कभी उड़ जाता है। चलिए, तो आइए बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आया, तो इसके बारे में हम समझेंगे। आइए इतना हम समझेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले तो समझेंगे कि एक इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं कि इसकी एक टर्मिनोलॉजी है क्या। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे पाठ्यक्रम क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं पाठ्यक्रम को समझते हैं, इन सभी को विस्तार में समझेंगे क्या है ये, सभी को विस्तार में समझेंगे। आइए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं पाठ्यक्रम समझते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, कि पाठ्यक्रम क्या है और वो पाठ्यक्रम की क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, कहीं भी किसी विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने के लिए जो साधन होता है वो क्या होता है, वो पाठ्यक्रम होता है। विद्यालय में अभी तक हमने आरटी पढ़ लिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें बात करी जा रही बच्चों को पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाना कैसे है, तो बच्चों को पढ़ाना है उनके हिसाब से। अब उनके हिसाब से पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना है। किसी भी देश को शिक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए वहां की शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा किस पर आती है, तो वो एक धारा के तहत आती है, एक टारगेट के तहत आती है। तो वह टारगेट किससे पूरा किया जाता है, कोई एक ज्ञान के माध्यम से। तो वह ज्ञान कैसे बनता है, एक पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो पाठ्यक्रम क्या है, आइए समझते हैं पाठ्यक्रम। आप लोग समझते होंगे, आप लोग जानते होंगे पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम क्या है, आइए समझते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। पाठ्यक्रम में एक की परिभाषा समझ लेंगे और इसी के आधार पर बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम एक ऐसा होल सोल चीज है, पाठ्यक्रम एक ऐसी होल सोल चीज है जो बृहद रूप करती है। विद्यालय में वो सब कुछ जो कुछ सिखाया जाता है वो पाठ्यक्रम होता है। तो इसी के रूप में कनिंघम ने एक परिभाषा बताई है। इसी में कनिंघम जी ने एक परिभाषा बताई है। कनिंघम के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा बताई है। क्या कहा है कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम एक प्रकार का टूल है। पाठ्यक्रम एक प्रकार का टूल है, जिस टूल का इस्तेमाल
शिक्षक करता है, जिस टूल का इस्तेमाल शिक्षक करता है, और उस टूल के माध्यम से शिक्षक अपने एक ऐसे स्टूडियो में या विद्यालय में, क्लासरूम में अपने बच्चों को अपने आदर्शों के माध्यम से ढालता है। तो पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम एक प्रकार का टूल है। तो इसको कहा उन्होंने कि पाठ्यक्रम जो है पाठ्यक्रम एक टूल है। तो यहाँ पे शिक्षक के हाथ में पाठ्यक्रम एक प्रकार का टूल है, और उस टूल का इस्तेमाल जो शिक्षक है वो अपने क्लासरूम में या विद्यालय में रह करके अपने बच्चों पर प्रयोग करता है, अपने बच्चों को ढालता है। और ढालता कैसे है? तो उसमें वह अपने आदर्शों के माध्यम से ढालता है। उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम की परिभाषा यहाँ पे कहा गया कि शिक्षक के हाथ में एक साधन है पाठ्यक्रम। यहाँ पे एक परिभाषा ऐसी कही गई है, शिक्षक के हाथ में पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह अपने विद्यार्थियों को अपने आदर्शों से विद्यालय में ढालता है। तो ढालता है, यही क्या हुआ? ये पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम क्या है? वहीं पे एक चीज और कही गई है, पाठ्यक्रम वो है कि बच्चा जब विद्यालय में इंटर करता है, और विद्यालय में इंटर करके वहां पे चाहे वो लेबोरेटरी में हो, लाइब्रेरी में हो, बच्चों के साथ में हो, क्लासमेट्स के साथ में हो, टीचर्स के साथ में हो, चाहे वह प्लेग्राउंड में हो, लंच में हो, रेसेस में हो, हर जगह जहां जाकर के वो कुछ सीखता है, वह सब पाठ्यक्रम का भाग होता है। तो पाठ्यक्रम होल है, पाठ्यक्रम संपूर्ण है। तो संपूर्ण को कहा गया है क्या? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम की बात हमने समझ ली, किसे कहते हैं पाठ्यक्रम। एक जो है, दो परिभाषा हमने बताई, एक परिभाषा और समझ लेते हैं हॉर्न के अनुसार। हॉर्न जी क्या कहते हैं? हॉर्न जी क्या कहते हैं? तो हम इसलिए बता रहे हैं पाठ्यक्रम को, क्योंकि हमको पढ़ना क्या, अल्टीमेटली पाठ्यक्रम पढ़ना है। तो यह पाठ्यक्रम जो शिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा, यानी यह जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो पाठ्यक्रम बनेगा, वो पाठ्यक्रम है क्या? तो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षक अपने बच्चों को ढालेगा। इसलिए मैंने पाठ्यक्रम यहाँ पे लिया हुआ है कि पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं, ताकि आपको जानकारी हो जाए। तो कनिंघम ने कहा कि पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम एक प्रकार का तरीका, जैसे मेरे पास ये एक जो सीटेट का या सीडीपी का एक पाठ्यक्रम मेरे पास है। उस पाठ्यक्रम के आधार पे मैं आप सभी लोगों में ज्ञान पिरोने का काम कर रहा हूं, या मैं आपके साथ में ज्ञान साझा कर रहा हूं। तो यह क्या है? यह एक साधन है, मेरा साधन है। और यह एक प्रकार की जो कृत्रिम क्लास है, इस कृत्रिम क्लास में मैं आप लोगों के साथ में चर्चा कर रहा हूं। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम क्या है? जो मैं पढ़ा रहा हूं वह मेरे हाथ में है, और यहाँ पे साधन है, मेरे पास ये साधन है, जिसे विद्यार्थियों को, आप लोग कौन है? आप विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों को मैं मेरे आदर्शों से जो मेरा ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पे मैं यहाँ पे इस स्टूडियो में या इस क्लासरूम में या ऐसे एक कृत्रिम जगह पे मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, ढाल रहा हूँ। इसी को कहते हैं क्या? पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम बस एक ही जगह नहीं होती, पाठ्यक्रम सर्वांगीण होता है, पाठ्यक्रम संपूर्ण होता है। लोग कहते हैं कंटेंट, टेक्स्ट बुक, सिलेबस और पाठ्यक्रम, इन सभी में अंतर है। हाँ, अंतर है। तो अंतर भी आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं उस पर चर्चा कर दूंगा। तो आते हैं हॉर्न के अनुसार। हॉर्न बताते हैं, हॉर्न क्या कहते हैं? तो कहते हैं पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, और शांतिपूर्ण पढ़ने से, सीखने से सीखते हैं। इसे शांतिपूर्वक पढ़कर सीखते हैं। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास आदि शामिल है।
इसमें ये सब क्या है, शामिल है। तो पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम बस मात्र ज्ञानोपार्जन नहीं है, पाठ्यक्रम से व्यवसाय भी मिलता है, पाठ्यक्रम से जो है अन्य चीजें, अभ्यास भी मिलती हैं, पाठ्यक्रम से अन्य चीजें जैसे उद्योग भी मिलता है। ये सब सारी बातें पाठ्यक्रम से मिलती हैं। चलिए, हमने पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा समझ लिया। अब आइए समझते हैं कि पाठ्यक्रम के प्रकार क्या है। तो पाठ्यक्रम के प्रकार आप लोग समझते ही हैं, पाठ्यक्रम के प्रकार आप लोग समझते ही हैं। तो पाठ्यक्रम का प्रकार क्या होता है, आइए पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में समझते हैं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे सभी के बारे में। पाठ्यक्रम का प्रकार आइए समझते हैं। तो पाठ्यक्रम का प्रकार क्या होता है, बस ओवरव्यू समझ लेंगे, बाकी हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे। पाठ्यक्रम के प्रकार आप लोगों को सब कुछ जानकारी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो पाठ्यक्रम के प्रकार को समझते हैं। तो पाठ्यक्रम का प्रकार क्या क्या है, तो पाठ्यक्रम के प्रकार में पहली बात क्या होती है, तो कहते हैं इसे चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित। पाठ्यक्रम कैसा होगा, तो बाल केंद्रित होना चाहिए, पहला। दूसरा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो विषय केंद्रित होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए, विषय केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जहां पे सब्जेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, जैसे सब्जेक्ट में यहाँ पे बच्चे को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट को ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे साइंस पढ़ाया जा रहा है तो साइंस ही पढ़ाया जाएगा, आर्ट पढ़ाया जा रहा है तो आर्ट ही पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस पढ़ाया जा रहा है तो उसमें सोशल साइंस ही पढ़ाया जाएगा। अब बच्चा कहे कि नहीं सोशल साइंस की जगह पे हमको मैथ पढ़ाओ, तो ये नहीं पॉसिबल है, वहां पे वही पढ़ाया जाएगा। उसे कहते हैं क्या, सब्जेक्ट सेंटर्ड। सब्जेक्ट सेंटर और चाइल्ड सेंटर में जहां बच्चे के हिसाब से, बच्चा कहे कविता पढ़ना है तो कविता, बच्चा कहे कहानी पढ़ना है तो कहानी, बच्चा कहे घूमने चलना है तो घूमने, बच्चा जो कहे उस तरफ से पढ़ना है, तो उसे कहेंगे चाइल्ड सेंटर। तो चाइल्ड सेंटर हो गया, सब्जेक्ट सेंटर हो गया। वही कहा जा रहा है कि एक्टिविटी सेंटर, क्रियाकलाप आधारित, क्रियाकलाप आधारित, क्रियाकलाप आधारित हो गया। वही और क्या है, तो वही कहा जाता है अनुभव आधारित, अनुभव केंद्रित, अनुभव केंद्रित हो गया। वही और क्या हो गया, तो कहते हैं को करिकुलम, ये कहते हैं पाठ्य सहगामी केंद्रित, पाठ्य सहगामी केंद्रित को करिकुलम जिसको कहेंगे, जहां पे कि उसके साथ साथ में, पढ़ने के साथ साथ में अन्य चीजें भी कराई जा रही है, जैसे खेलना है, कूदना है, म्यूजिक है, डांस है, ये सब भी साथ साथ में उसके कराया जा रहा है, ड्राइंग कराई जा रही है, आर्ट करवाया जा रहा है, ये सभी उसके साथ साथ में करवाया जा रहा है। तो उसे कहेंगे क्या, उसे कहेंगे पाठ्य सहगामी। और बात करते हैं तो कहते हैं कोर, यानी वो जो एकदम निश्चित है, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित पाठ्यक्रम जिसे कहते हैं क्या, कोर, जिसे कहते हैं कोर। कोर आप समझ रहे होंगे, कोर की सभी को पढ़ना है, कोर ये होता है कोर, कोर करिकुलम। वही होती है, बात करते हैं हिडन, यानी जो छिपा हुआ है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, जो पढ़ तो रहे, हमें पता नहीं है कि ये भी पढ़ना था, हमें पता नहीं था, ये हमारे में लिखा हुआ नहीं, बट हम वो भी पढ़ रहे हैं, हमें वो भी पढ़ना होता है। वही कहते हैं समावेशित पाठ्यक्रम, समावेशित जिसमें सब कुछ शामिल है, समावेशित, उसमें समावेशित पाठ्यक्रम में उसमें सब शामिल है, उसमें व्यवसाय भी शामिल है, उसमें नैतिकता भी शामिल है, उसमें जो बच्चे का सद्भाव है वो भी शामिल है, ज्ञान भी शामिल है, बस सब कुछ, बुद्धि विवेक सब कुछ शामिल है उसमें, उसे कहते हैं क्या, समावेशित पाठ्यक्रम। तो ये इतने प्रकार के पाठ्यक्रम है जिनकी चर्चा हमने आपके सामने करी है। तो ये भी हमने आपको बेसिक बताया पाठ्यक्रम के साथ साथ में। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पाठ्यक्रम और सिलेबस के बीच में अंतर समझते हैं। पाठ्यक्रम क्या है और सिलेबस क्या है, जिसे कहते हैं पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्यों कहते हैं पाठ्यचर्या और दूसरे कहते हैं पाठ्यक्रम। कहीं कहीं जो सिलेबस है उसको ही पाठ्यक्रम कहते हैं, कहीं कहीं सिलेबस को पाठ्यचर्या कहते हैं। तो एक अभी हम यहाँ पे समझ के चलते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, वो करिकुलम क्या है, वो पाठ्यक्रम है, और सिलेबस क्या है, वो पाठ्यचर्या है। आइए समझते हैं दोनों के बीच में अंतर, थोड़ा थोड़ा सिलेबस और पाठ्यक्रम के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर समझते हैं। अगर आपने अंतर नहीं अब तक पढ़ा होगा तो यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे बात करेंगे करिकुलम, करिकुलम, और यहां बात करेंगे सिलेबस। सिलेबस, अब करिकुलम क्या है, करिकुलम को कहेंगे पाठ्यक्रम, इसे कहेंगे पाठ्यक्रम, और इसे कहेंगे पाठ्यचर्या। ध्यान करिएगा, कहीं कहीं इसका उल्टा कहा जाता है, कहीं कहीं इसका उल्टा कहा जाता है, भ्रांतियां सभी में है, भ्रांतियां सभी में है। कोई कोई इसको पाठ्यचर्या कहता है और कोई कोई इसको पाठ्यक्रम कहता है। ये समझ के रखिएगा, अगर दोनों जगह पे बात है, एक वहां पे अगर कुछ भी है, अगर दो बातें आई हुई है तो एक को समझिएगा पाठ्यक्रम, एक क्या है, पाठ्यचर्या है। यहाँ पे पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। मैं यहाँ पे पाठ्यचर्या की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जितना पढ़ा हुआ पाठ्यचर्या, सिलेबस को पाठ्यचर्या पढ़ा हुआ है,
और करिकुलम को पाठ्यक्रम पढ़ा हुआ है, यही जो है पढ़ा हुआ। आइए हम इनको जो है वो थोड़े अंतर समझते हैं, किसी एक बेसिस पे इसका कंपैरिजन करेंगे, किसी बेसिस पे। आधार समझ लेते हैं, यहाँ पे आधार क्या होगा, कोई एक आधार लेते हैं, उसी आधार पे क्या करेंगे, इसका हम कंपैरिजन करेंगे। आधार, यहाँ पे आधार, उसी आधार पे क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। आइए समझते हैं, इनके अंदर में तुलना करते हैं, इनके अंदर में तुलना करते हैं। तो आधार ले लेते हैं, यहाँ पे आधार को हम एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, आधार इसमें लिखेंगे आधार। चलिए, तो आधार क्या है, यहाँ पे आधार को लेते हैं मीनिंग, अर्थ। अर्थ क्या है, यहाँ पे अर्थ पाठ्यक्रम का क्या होगा, और अर्थ सिलेबस क्या होगा। अर्थ लेते हैं मीनिंग, तो मीनिंग है पाठ्यक्रम का मीनिंग क्या है कि इसमें सब कुछ कंटेंट और क्या पढ़ाया जाना है, क्या सिस्टम है, क्या कोर्स है, वह सब कुछ जो है इसमें आ जाता है। पाठ्यक्रम में ओवरऑल सर्वांगीण मतलब सब कुछ। पाठ्यक्रम में विषय वस्तु, पाठ्यक्रम में विषय वस्तु, पढ़ाया जाना भाग, कोर्स सिस्टम आदि आता है। इसमें क्या आता है, तो पाठ्यक्रम के अंदर में विषय वस्तु भी आता है, पाठ्यक्रम भी आता है, कंटेंट भी आता है, जो कोर्स है वह भी आता है, और जो सिस्टम है किस हिसाब से पढ़ाना है वो भी आता है, कौन से वे लगाना है वो भी आता है। जैसे एनसीएफ भी इसी में फॉलो होता है, इसमें जो आरटी है वो भी फॉलो होता है, जो भी सिस्टम है सिस्टम के आधार पे ये सब फॉलो होता है। तो फॉलो होने को कहते हैं क्या, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में वो सब चीज आती है, तो कहेंगे पाठ्यक्रम। अर्थ हो गया इसका पाठ्यक्रम का। अब वही बात करते हैं, क्या है पाठ्यचर्या, क्या है, तो पाठ्यचर्या क्या, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। पाठ्यचर्या क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, या एक प्रकार का परिपत्र होता है जिसमें सारे विषय कवर किए जाते हैं। पाठ्यचर्या एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूर्ण किए जाएंगे वह निर्गत किया जाता है, यानी पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, विषय वस्तु वह सारा कुछ आता है, जबकि पाठ्यचर्या में क्या आता है कि वह एक कौन से विषय है, वह एक डॉक्यूमेंट है। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह बताया जाता है, यह लिखित स्वरूप में बताया जाता है कि ये चीजें आपको पढ़नी है, तो उस होता है सिलेबस। इसलिए आप लोग कहते हैं कि यार अभी तो रीड का सिलेबस ही नहीं आया, यार अभी तो डीएड का सिलेबस ही नहीं आया, अभी तो जो इस पाठ्यक्रम का सिलेबस ही नहीं आया। पाठ्यक्रम का सिलेबस नहीं आया, ध्यान करिएगा, पाठ्यक्रम का सिलेबस आया नहीं आया, इसका मतलब क्या कि उस पाठ्यक्रम का सिलेबस यानी सिलेबस भी किसमें सहित है, तो पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित है। तो ये पाठ्यक्रम भाग किसका है, ये पाठ्यचर्या किसका भाग है, पाठ्यक्रम का। तो पाठ्यक्रम के अंदर ही यह पाठ्यचर्या क्या होती है, शामिल होती है। चलिए ये हमने समझ लिया इसका अर्थ। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उत्पत्ति समझ लेते हैं, ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति को भी समझ लेते हैं। उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन वर्ड से, करिकुलम क्या है, वो लैटिन टर्म है। ये कैसा लैटिन है, यह लैटिन टर्म है, यह लैटिन टर्म है। और ये क्या है, यह जो है ग्रीक टर्म है, यह ग्रीक टर्म है। चलिए हमने उत्पत्ति समझ ली। अब हम समझते हैं उत्पत्ति के बाद इसमें इसके लिए सेट किसके लिए किया जाता है, किसके लिए लगाया गया है, किसके लिए सेट फॉर, किसके लिए, तो यह क्या है, एक कोर्स के लिए है, एक अभ्यास के लिए। यह किसके लिए, एक अभ्यास के लिए, यह एक अभ्यास के लिए। और यह क्या है, यह एक अभ्यास के लिए और एक विषय के लिए है, यह एक विषय के लिए यह बनाया गया। वही बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है, तो इसका स्कोप क्या है, यानी का क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र इसका बहुत ब्रॉड है, विस्तृत है, इसका क्षेत्र विस्तृत है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। और इसका क्या है, यह सीमित क्षेत्र है, इसका क्षेत्र सीमित है। वही क्षेत्र हमने समझ लिया। और यह क्या है, सेट आउट बाय, यह किसके लिए, किसके द्वारा बनाया जाता है,
किसके द्वारा बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यह जो है किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विद्यालय इसके द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है। यह किसी सरकार विद्यालय प्रबंधन प्रशासन कॉलेज या संस्थान द्वारा बनाया जाता है। और यह किसके द्वारा बनाया जाता है, किसी एक बोर्ड द्वारा, या किसके द्वारा बनाया जाता है, तो परीक्षा बोर्ड द्वारा। यह बस परीक्षा बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। और यह परीक्षा बोर्ड और यह किसके द्वारा बनाया जाता है, कोई एक सरकार के द्वारा या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसमें वह सारी बातें वह पढ़ाना चाहते हैं। जैसे पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम यहाँ पे हम बात करें तो विद्यालय पाठ्यक्रम अलग होगा, जो प्री प्राइमरी का है, जो प्राइमरी का पाठ्यक्रम अलग होगा, वहीं जो है अपर प्राइमरी का पाठ्यक्रम अलग होगा, वहीं सेकेंडरी का पाठ्यक्रम अलग होगा, वहीं हायर सेकेंडरी का जो पाठ्यक्रम अलग होगा, कॉलेज का पाठ्यक्रम अलग होगा। तो पाठ्यक्रम उसके बच्चों के लेवल के हिसाब से और वहां की सरकार वह सुनिश्चित करती है कि इसमें क्या क्या रखेंगे, क्या क्या नहीं रखेंगे। और जो सिलेबस है वो सिलेबस कौन बनाता है, तो वहां का बोर्ड बनाता है। कोई भी बोर्ड हो गया, बोर्ड की भी चर्चा करेंगे कौन कौन से बोर्ड है। चलिए हम यहां समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इसका टर्म जो है वह कहां तक चलता है, टर्म कहां तक होता है, इसका जो सत्र होता है, सत्र कहां तक चलता है, सत्र कहां तक चलता है। तो इसका सत्र जब तक पाठ्यक्रम खत्म ना हो जाए, जब तक कोर्स जो है वो खत्म ना हो जाए, सत्र जब तक कोर्स खत्म ना हो जाए, जब तक कोर्स समाप्त न हो जाए। और यह क्या वहां तक होता है कि एक टर्म, इसका फिक्स टर्म होता है कि ये 6 महीने चलेगा, एक फिक्स टर्म होता है यह 6 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा या 1 साल चलेगा। यह निर्धारित होता है, जैसे 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष, यह उसका निश्चित होता है। वही बात करें, सत्र हमने समझ लिया। अब हम इसकी जो है यूनिफॉर्मिटी समझ लेते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी जो हम समझ लेते हैं, यानी यह किस रूप में होता है, इसकी यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं। इसकी यूनिफॉर्मिटी यानी इसका एकरूपता चेक करते हैं, एकरूपता कितनी है इसके में। तो एकरूपता जो है यह सभी टीचर्स के लिए एक जैसा है, यह सभी शिक्षकों के लिए एक जैसा है। यह क्या है, सभी शिक्षकों के लिए, किसी के लिए अलग नहीं होगी, सभी शिक्षकों के लिए एक जैसा है। वहीं यह क्या है, तो यह टीचर्स के लिए वरी करता है, हर एक टीचर के लिए वरी करता है, क्योंकि सब्जेक्ट है हर एक टीचर के लिए। कोई साइंस पढ़ाने वाला तो उसके लिए अलग होगा, कोई मैथ पढ़ाने वाला तो उसके लिए अलग होगा, कोई सोशल साइंस पढ़ाने वाला तो उसके लिए अलग होगा। यानी शिक्षकों के लिए क्या है, यह वरी करता है, यह बदलते रहता है, वरी करते रहता है। तो यह शिक्षकों के बीच बदलते रहता है या वरी करते रहता है, बदलते रहता है। ये क्या है, ये हमने बताया आपको पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच में अंतर बताया कि ये क्या है, ये पूरा होल है, और ये क्या है, यह एक स्पेसिफिक है। यहाँ पे इसकी उत्पत्ति लैटिन टर्म से हुई है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक टर्म से हुई है। यह अभ्यास के लिए बनाया जाता है और यह विषय के लिए बनाया जाता है। यह सरकार द्वारा, किसी विद्यालय द्वारा, किसी प्रबंधन द्वारा, किसी कॉलेज द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया जाता है। यह परीक्षा बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। यह एक कोर्स जब तक समाप्त नहीं होता तब तक चलता है, और यह इसका टर्म जो है वो निश्चित होता है, जैसे 6 महीने, 3 महीने, 1 साल। और इसका जो यह सभी शिक्षकों के लिए एक जैसा होता है, जबकि यह क्या है, यह सभी शिक्षकों के लिए एक जैसा नहीं, यह वरी करते रहता है, हर एक विषय वाइज यह वरी करते रहता है। तो ये हमने समझा क्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच में अंतर। आइए समझते हैं पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले कौन कौन सी बिंदु है, उसको समझ लेते हैं। फटाफट समझेंगे धड़ाधड़। चलिए, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े, अगर आपने इतना कर लिया हो तो आगे बढ़े।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब पाठ्यक्रम में ये समझेंगे कि पाठ्यक्रम का क्या है, इसमें शामिल किए जाने वाले कौन कौन से बिंदु हैं, पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया जाता है। पाठ्यक्रम में जैसे मैंने कहा कि पाठ्यक्रम क्या है, पूरा होल है, पाठ्यक्रम क्या पूरा होल है, इस होल में क्या क्या शामिल होता है, यानी ये सर्वांगीण है। सर्वांगीण की बात जहां पे आती है तो सर्वांगीण में क्या, सर्वांगीण मतलब क्या कि एक कोई पाठ्यक्रम बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है। तो सर्वांगीण विकास में क्या क्या विकास करता है, आइए वो समझते हैं। पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले बिंदु, पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले बिंदु, कौन कौन से बिंदु है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला जो बिंदु है उसे कहते हैं क्या कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस यह होता है पढ़ने पढ़ाने का माध्यम, पढ़ने पढ़ाने का माध्यम इसमें शामिल होता है। और क्या होता है, तो इसमें सभी का एक कॉमन स्कूल स्ट्रक्चर होता है, एक कॉमन स्कूल स्ट्रक्चर होता है। तो एक निश्चित विद्यालयी ढांचा, एक निश्चित विद्यालयी ढांचा होता है। जैसे जैसे पहले कहा गया था, तो पहले होता था 5+3+2+2 होता था, यह होता था। अब ये बदल करके क्या हो गया है, 5+3+2 को बदल करके क्या हो गया, यहाँ पे हो गया है ऐसे 5+3+3+2+2 या 5+3+4, 5+3+4 हो गया है, या ऐसे हो गया है। अब बदल करके इस तरह से हो गया है 5+3+3+4 हो गया है। अब ये बदल करके ऐसा हो गया, तो एक निश्चित ढांचा होता है। अब वही और क्या होता है, तो इसमें कोर करिकुलम भी होता है, इसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है। निश्चित पाठ्यक्रम के साथ साथ में सीसी होती है, सीसी होता है, इसमें वोकेशनल एजुकेशन होता है, जैसे व्यावसायिक शिक्षा भी इसी के तहत आती है, इसी में शामिल है। यानी बच्चे से क्या क्या हो रहा है, सब कुछ सर्वांगीण विकास हो रहा है। वही और क्या होता है, तो यहाँ पे नैतिक शिक्षा भी होती है, नैतिक शिक्षा या मूल्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा मूल्य शिक्षा यहाँ पे होती है। साथ साथ में बच्चे को स्ट्रेस फ्री जो है वो होता है, बाधा मुक्त या चिंता मुक्त, भार बिना, चिंता मुक्त भार बिना शिक्षा भी इसी में होती है, चिंता मुक्त भार बिना शिक्षा। वही और क्या होता है, वही जो है ओपन लर्निंग सिस्टम भी होता है बच्चे के लिए, चाहे जहां जब चाहे जैसे पढ़ जाए, ओपन लर्निंग सिस्टम भी होता है, बच्चा जब चाहे वैसे पढ़ सकता है। जैसे एनआईओएस यह बच्चे के लिए होता है विद्यालय शिक्षा में, वो आगे बढ़ता है तो ओपन एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी में जाकर के वो ओपन लर्निंग सिस्टम कर सकता है। तो हमने बताया क्या, पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले बिंदु। थोड़े और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी और चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम का अलग अलग स्तर कैसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया 5+3+2, तो यहाँ पे पाठ्यक्रम का अलग अलग स्तर कैसा होता है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। आइए, पाठ्यक्रम कैसे कैसे अलग अलग रूपों में बदल जाता है। पाठ्यक्रम होता है या एक साल के लिए होता है या एक किसी वर्ग के लिए होता है, तो एक साल के लिए या एक वर्ग के लिए वह कैसे बदलता है, उसका ढांचा कैसा होता है। जैसे मैंने ढांचा कहा, इसमें क्या शामिल, बिंदु कौन से शामिल किए थे, तो ढांचा, एक विद्यालय ढांचा होता है। तो विद्यालय ढांचा होता कैसे है, सगुन टाइम पे आ जाया करिए। पाठ्यक्रम का अलग अलग स्तर पर प्रसार कैसा होता है, पाठ्यक्रम के अलग अलग स्तर पर ढांचा, अलग अलग स्तर पर ढांचा। तो ढांचा आइए समझते हैं, तो आइए समझते हैं, एक 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 ऐसे कॉलम बना लेते हैं, फिर उसी में समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं, 3 बनाएंगे। चलिए, तो एक में लिखेंगे हम एक में लिखेंगे लेवल ऑफ एजुकेशन,
यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन लिखेंगे, यानी शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम, शिक्षा का स्तर एवं पाठ्यक्रम। वही दूसरी तरफ लिखेंगे साल, वर्ष, कितने समय में पूरा होता है वर्ष, और तीसरी तरफ लिखेंगे वर्ग, वर्गखंड, कौन कौन से वर्गखंड होते हैं। चलिए तो यहाँ पे पहला समझेंगे पहले को, आइए पहले को समझते हैं। पहले को क्या कहेंगे, तो पहले को कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, क्या कहेंगे इसको, कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका नाम हो गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे कहा गया है, जिसे इसका नाम दिया गया है किसमें, एनईपी में, एनईपी में कहा गया है फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज। पहले यह नाम था, इसे आंगनवाड़ी कहा जाता था, फाउंडेशन स्टेज, इसको आंगनवाड़ी पहले कहा जाता था। अब यह कितने साल का है, यह साल का है, पहले होता था 2 साल का, पहले होता था 2 साल का, अब पहले 2 साल का होता था, अब ये कितने साल का हो गया, 5, 2 + 3 नहीं 3 + 2 कितना हो गया, 3 + 2। पहले 2 ही साल का होता था, प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकंड, अब ये कितने का हो गया, ये हो गया प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकंड, प्री प्राइमरी थर्ड, उसके बाद पहली और दूसरी, यह क्लास इस तरह की हो गई। यानी पाठ्यक्रम का लेवल कैसा होगा, तो ये होता है, एक को कहते हैं फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज का पाठ्यक्रम होगा, फिर जो है वो उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज का फाउंड होगा, इसको प्राइमरी कहते हैं, अपर प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, हायर सेकेंडरी होगा, इस तरह से पाठ्यक्रम बनता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा एनईपी और हम तो पुराना वाला दोनों को मिला करके चल रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था 5 + 3 + 2 + 2, वैसे मैं 5 + 3 + 3 + 4, इन दोनों को मैं मिला के बता रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ दोनों को मिला के। अब यहाँ पे क्लास क्या क्या होती थी, यहाँ पे क्लास होती थी पीपी फर्स्ट, पीपी फर्स्ट, पीपी सेकेंड, तो यह तो होती थी 2 वाली, यह 2 वाली होती थी। अब जो बाकी की है ये वाला, ये वाले मैं नीले इसको कर रहा हूं, तो नीले वाले में क्या होता है, तो नीले वाले में क्या होगा, यहाँ पे जोड़ दिया किसको, तो पीपी थर्ड, यहाँ पे पीपी थर्ड भी हो गया, या उसके बाद क्लास फर्स्ट हो गया, उसके बाद क्लास सेकेंड हो गया, तो यह हो गया क्या, यह अभी नई वाली आ गई, यह नया हो गया। इसमें पहले तो 2 ही क्लास होती थी प्री प्राइमरी में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया, या जिसे बालवाड़ी कहा जाता था, जिसे बालवाड़ी कहा जाता था, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, हाँ, बालवाड़ी को निश्चित रूप में हमारा जो संविधान का ये आरटी का जो संशोधन हुआ था 2019 में, उसमें बालवाड़ी को निश्चित रूप में लाने की बात करेगी। तब तक एनईपी का बोलबाला चालू हो गया था, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए यह ले लिया गया। तो यहाँ पे 2 साल जो है वो बालवाड़ी के लिए था, जबकि बालवाड़ी का जो सिस्टम हो गया वो कितना हो गया, अब 5 साल का हो गया एनईपी 2020 के अनुसार, ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो कि हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बात करी गई है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बात करी गई किसकी, एलिमेंट्री एजुकेशन की। तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, चलिए मैं यहां लिख लेता हूं एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या लिखता हूं, एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन ये कहां पे है, आरटी में, आरटी में कहा गया किसके लिए, तो 6 से लेकर के 14 साल के लिए बच्चों के लिए, 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन कहा गया। अब यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन कहां से लाया गया, तो एलिमेंट्री एजुकेशन को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एलिमेंट्री एजुकेशन को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 भाग है, तो 2 भाग है। पहला भाग, पहले भाग को कहा है इन्होंने प्राइमरी, प्राइमरी, और दूसरे को कहा उन्होंने अपर प्राइमरी, प्राइमरी कहा और अपर प्राइमरी कहा। अब यही इसी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसी एलिमेंट्री एजुकेशन को उन्होंने कहा क्या, प्रिपरेटरी क्लास, क्या कहा है, प्रिपरेटरी क्लास, इसको उन्होंने कहा प्रिपरेटरी क्लास। अब यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है, इस प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने कह दिया प्रिपरेटरी क्लास। इसमें पहले क्या होता था, प्राइमरी एजुकेशन तो 1 से लेकर के 5 तक होता था, 1 से लेकर के 5 तक प्राइमरी होता था। अब ये क्या हो गया, ये बस मात्र हो गया। अब एनईपी 2020 के अनुसार कितना हो गया है, यह एनईपी 2020 के अनुसार हो गया क्या, इसे कहा गया है तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास, 3rd, 4th और 5th, क्लास 3rd, 4th और 5th, बस यही तीसरा, चौथा और 5वां क्लास किसमें हो गई है, यह प्राइमरी में। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम रखा गया है प्रिपरेटरी क्लास। इसका नाम है क्या, प्रिपरेटरी क्लास, प्रिपरेटरी क्लास, इसे कहा गया तीसरी, चौथी और 5वीं की। तो यहाँ पे पहले कितना था, तो पहले था 5 साल, पहले इसको कहा गया था 5 साल, और अब ये कितने साल का है, यह बात मात्र 3 साल का है।
3 साल का, 3 कक्षाएं। इसमें पहली दूसरी, पहली से लेकर के 5वीं यह थी, और इसमें क्या है तीसरी चौथी और 5वीं। यहाँ पे क्या है तीसरी से लेकर के 5वीं, यह है पहली और दूसरी चल करके इसमें आ गई। अब यह यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ इसको कहा गया है, चलिए मैं यहाँ लिखता हूं, यह है पहली से लेकर के 5वीं स्टैंडर्ड फर्स्ट से, और ये क्या है तीसरी चौथी और 5वीं स्टैंडर्ड। तो ये हो गया, यह इसके दो भाग है, यह पहले वाला रूप था और यह एनईपी 2020 वाला रूप है। जो अपर प्राइमरी का रूप है वह सेम है। अपर प्राइमरी का रूप पहले भी 3 साल था और अभी भी 3 साल का, यह सेम है, पहले भी सेम था और अभी भी सेम है अपर प्राइमरी का, जिसे कहा गया क्या 6वीं 7वीं और 8वीं, 6th 7th और 8th। यह हो गया 6, 7 और 8। अब बात करते हैं इसके बाद एक सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद एक हायर सेकेंडरी एजुकेशन। एक है सेकेंडरी और एक है हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन में कहा गया है किसको, चलिए सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा क्या है, यह 2 साल की है, इसका वर्ष 2 साल है, और ये कितने साल का है, यह क्या है 9वीं और 10वीं का है, 9th और 10th, 9th और 10th है। अब वही बात करते हैं, सेकेंडरी हो गया। अब हायर सेकेंडरी की बात करते हैं। हायर सेकेंडरी में क्या है, हायर सेकेंडरी स्टेज कह लीजिए, आप इसको भी स्टेज ही कह लीजिएगा। हायर सेकेंडरी स्टेज या हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या कहलाएगा, यह भी है 2 साल का ही, यह 2 साल का है, और ये कितने साल के लिए है 11th और 12th, ये 11th और 12th या हायर सेकेंडरी एजुकेशन मान लीजिए, मैं यहाँ एजुकेशन लिख देता हूँ ताकि यूनिफॉर्म रहे। एजुकेशन यह 2 साल का है और 11वीं और 12वीं के लिए। तो इस तरह से पाठ्यक्रम जो है, अभी हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम, और यह पूरा पाठ्यक्रम किसके तहत आता है, एनसीएफ के तहत आता है। एनसीएफ के तहत, एनसीएफ का काम है इन सभी के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना। कहां से, तो प्राइमरी अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के 12वीं तक का जो नियम है, ढांचा है, वह एनसीएफ का काम है। एनसीएफ को बनाना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को इनकी संरचनाएं बनाना है। वहीं टीचर एजुकेशन का फ्रेमवर्क जो है एनसीएफ की है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, वह अलग है। यह एनसीएफ का काम है इन ढांचों में बनाना, इन ढांचों में, ये सारे ढांचे हैं, ढांचे को कितने बनाया गया, तो फाउंडेशन स्टेज कहा गया, प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया, प्री प्राइमरी स्टेज कहा गया, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कहा गया। इन दोनों को मिलाकर के 4 कहा गया। अब बात करते हैं, पहले क्या था स्ट्रक्चर, तो पहले था 5 + 3 + 2 + 2 होता था। अब क्या हो गया, 5 + 3 + 3 + 4 हो गया, यानी हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 3, और ये दोनों मिलकर के कितना हो गया 4। तो 5 + 3 + 3 + 4। अब यहाँ पे क्या था, यह था इसको कहा गया 5, ये नहीं था, इसको निकाल दिया गया था, ये उसके इसमें शामिल नहीं था, ऊपर वाला भाग जो है शामिल नहीं था, यहां से लिया गया था 5 + 3 + 2 + 2, यह भाग था। यह वाला भाग तो एनईपी 2020 में आकर के जोड़ा गया है। चलिए यहां तक हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यह क्यों बताया कि यह पाठ्यक्रम यह पूरा पाठ्यक्रम जो है एनसीएफ का भाग है, एनसीएफ का भाग है, और एनसीएफ में इन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। मैं पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहा था, तो पाठ्यक्रम, इस भाग का पाठ्यक्रम जो है उद्देश्य, पाठ्यक्रम का उद्देश्य अलग होता है, और इसी आधार पर सिलेबस बनाया जाता है। यह पूरा पाठ्यक्रम है, फाउंडेशन स्टेज का पूरा पाठ्यक्रम है। अब इस पाठ्यक्रम में पहली प्री प्राइमरी फर्स्ट का सिलेबस अलग होगा, प्री प्राइमरी सेकंड का सिलेबस अलग होगा, प्री प्राइमरी थर्ड का सिलेबस अलग होगा, और वहीं पहली का सिलेबस अलग होगा, सेकंड दूसरी का सिलेबस अलग होगा। ध्यान करिए, मैं एक एग्जांपल के जरिए और बताता हूं, सिलेबस और पाठ्यक्रम में दोनों में अंतर मैं एक बार और समझाता हूं, यहीं से मैं एक बार और समझा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे आपके में अगर मैं बात कर रहा हूं, जो आपका सिलेबस है, वही सिलेबस में मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं बाद में मिटा दूंगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक चर्चा करता हूँ, आपका बीएड का सिलेबस है, एक है बीएड, यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे एक डीएड लेता हूँ, डीएड पहले है और बीएड बाद में है। क्या हो गया, एक हो गया डीएड का सिलेबस, एक हो गया डीएड का पाठ्यक्रम, एक हो गया बीएड का पाठ्यक्रम। एक डीएड का पाठ्यक्रम और एक बीएड का पाठ्यक्रम है। तो डीएड का पाठ्यक्रम अलग है, उसका जो कल्पना है, उसकी संकल्पना, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, वह सब बिल्कुल अलग है। उसमें जो पढ़ने पढ़ाने का माध्यम होगा, उसमें जो निश्चित पाठ्यक्रम होगा, वह जो निश्चित व्यवसायिक शिक्षा है, मूल्य शिक्षा है, वह सब अलग होगी, उसका निर्धारण बिल्कुल अलग है, उसके अंदर में पॉइंट बिल्कुल अलग है। वही बीएड में सारी बातें, उसका जो नर्चर है, तरीका, वो बिल्कुल अलग है, तो उसको उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो ये बीएड कहना ये क्या है, पाठ्यक्रम है, ये डीएड कहना ये क्या है, ये पाठ्यक्रम है। अब इसके अंदर में पहले साल में, दूसरे साल में, एक सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में उसका क्या बनाया गया, उसका सिलेबस बनाया गया। तो सेम फर्स्ट
सेम फर्स्ट सेकेंड, सेम फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, जो ये क्या है इसका सिलेबस बनाया गया है। तो ये सिलेबस, इसका सिलेबस अलग है और इसका सिलेबस अलग है। तो सिलेबस अलग है, ऐसे इसमें सिलेबस इसके प्री प्राइमरी फर्स्ट का, सेकेंड का, प्री प्राइमरी थर्ड का, फर्स्ट सेकेंड का, इसका सिलेबस अलग है। जबकि यह पूरा फाउंडेशन स्टेज का पाठ्यक्रम अलग है। फाउंडेशन स्टेज का पाठ्यक्रम अलग होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए इसके अंदर ये सारी बातें पढ़नी होगी। वहीं जो प्रिपरेटरी क्लास होगी, प्रिपरेटरी क्लास का सिलेबस पाठ्यक्रम जो है वो अलग होगा और उसके अंदर में जो सिलेबस होगा वो सिलेबस अलग अलग होंगे। तो सिलेबस और पाठ्यक्रम में दोनों में क्या है वो अंतर है। सिलेबस एक नैरो होता है और जो पाठ्यक्रम है वह ब्रॉड होता है, वो पूरा बड़ा होता है, वो होल सोल होता है, उसमें सर्वांगीण विकास की संकल्पना करी जाती है। आइए, हमने इतनी चर्चा कर ली, थोड़ी और आगे चर्चा करेंगे, थोड़ी और आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़े थोड़े, यह जो एक एक स्थान है इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। अगर मैं इसको मिटा दूं, मिटाने के बाद चर्चा करूं इसमें क्या क्या बात करेगी, कौन कौन से बातें विकास करना है, मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। मैं इसको मिटा देता हूं, इतना आपने कर दिया, मैं बाकी को रखता हूं, मैं बाकी को रखता हूं और इसको मिटा देता हूं। चलिए, तो ये मैं मिटा करके इतना ही मिटा देता हूं, बस ये आपने कर दिया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले नहीं लिया हुआ है तो फिर मैं आगे चर्चा करूंगा। चलिए, अब मैं आगे चर्चा करता हूं इसमें क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या इसका उद्देश्य क्या होगा करने का। यानी जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा उसमें इसके क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, क्या इसमें विकास करना है, क्या क्या देखना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या क्या इसमें देखना पड़ेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूं, एक लाइन ये ले लेता हूं कि इसमें देख यह जो है इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ले लेते हैं, उद्देश्य ले लेते हैं, उद्देश्य क्या क्या होगा, क्या क्या सिखाना है इसमें। तो इसमें इस वाले स्टेज में क्या सिखाना है, उसके बाद इस वाले स्टेज में क्या सिखाना है, उसके बाद इस वाले स्टेज में क्या सिखाना है और उसके बाद इस वाले स्टेज में क्या सिखाना है। आइए एक एक स्टेज की चर्चा कर लेते हैं, चर्चा करते हैं एक एक स्टेज में। तो इसमें जो है यह बच्चे को, सारे बच्चों को मिला करके वहां पे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम बनानी पड़ेगी। यानी यहाँ पे समेकित विकास प्रणाली, समेकित विकास प्रणाली होती है। बच्चे का सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है। बच्चे को इसको जो है वह नर्सरी और किंडरगार्टन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नर्सरी या किंडरगार्टन कहा जाता है। ये इसमें प्लेवे मेथड इसमें होता क्या है, तो प्लेवे मेथड के माध्यम से, गेम के माध्यम से, नंबर सिस्टम के माध्यम से, सेंस ट्रेनिंग के माध्यम से यह सब बच्चे को सिखाना है। और बच्चे को क्या सिखाना है, तो ड्राइंग सिखाना है, ड्राइंग पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब सिखाना है। और बच्चे को समाज में और वातावरण के प्रति उसको प्रमोट करना है, समाज एवं वातावरण के प्रति जागरूक करना है, तो ये इसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया कि सर्वांगीण विकास करना है। और उद्देश्य हो गया कि बच्चे को केजी नर्सरी के माध्यम से और केजी के माध्यम से सेंस ट्रेनिंग के माध्यम सिखाना है, प्लेवे के माध्यम सिखाना है, बच्चे को सेंस ट्रेनिंग के माध्यम सिखाना है। और बच्चे का सामाजिक और वातावरण विकास भी, बच्चे का वातावरणीय जागरूकता भी बच्चे के अंदर में करनी है। तो ये हो गया किसका उद्देश्य, ये हो गया फाउंडेशन स्टेज, इसका स्टेज का, या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्टेज का, जिसको वो कहते हैं ईसीसी। इसी का नाम ईसीसी है, अभी याद रखिएगा। इसी क्या कहते हैं, ईसीसी, ईसीसीई भी कहते हैं। इसका भी कभी कोई प्रश्न पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा। ईसीसी, ई मतलब एलिमेंट्री या अर्ली, चाइल्ड मतलब सी मतलब चाइल्डहुड, केयर सी मतलब केयर और एजुकेशन मतलब ई, तो अर्ली ईसीसी भी इसको कहा जाता है। वही बात करते हैं किसमें, तो यहाँ पे जो 3 साल का जो सिस्टम है, इस वाले में, यहाँ पे इस वाले में क्या सिखाया जाता है, तो इसमें जो है बच्चे को एक लैंग्वेज जो सिखाई जाती है वह लैंग्वेज मदर टंग की हो या उसकी रीजनल लैंग्वेज हो। यहाँ पे एक लैंग्वेज, एक भाषा प्लस क्या, तो यहाँ पे गणित, एक भाषा एक गणित, और क्या, एक वातावरण या आर्ट हेल्थ प्रोडक्शन लाइफ, वातावरण इसको कह लीजिए, ईवीएस ये सिखाया जाता है। अब यहाँ पे बस तीन ही पेपर होते हैं। तीन ही पेपर तो आगे चल के थोड़े एक दो बढ़ जाती हैं, बट बेसिकली 3 होते हैं। एक भाषा सिखाई जाती है, एक गणित सिखाया जाता है, एक ईवीएस सिखाया जाता है। तो ईवीएस भाषा जो होती है उसकी कैसी होती है, तो भाषा उसकी मदर टंग होती है, मातृभाषा में
या जो उसका स्थानीय भाषा है, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उसको सिखाया जाता है। गणित उसको सिखाई जाती है, गणित में नंबर सिस्टम, और साथ साथ में ईवीएस, ईवीएस में क्या सिखाया जाता है, तो आर्ट सिखाया जाता है, आर्ट हेल्थ यानी स्वास्थ्य, स्वास्थ्य वातावरण, स्वास्थ्य वातावरण समाज, ये सब जो है रहने का, ये सब उसको सिखाया जाता है। वहीं हम आगे बात करते हैं तो आगे की जो शिक्षा, उच्च शिक्षा, यह वाली अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी 3 साल की होती है। इस 3 साल में क्या सिखाया जाता है, इसमें 3 साल का, यह 3 साल का होता है, 3 इयर्स का। 3 इयर्स में क्या सिखाया जाता है, तो 3 इयर्स में बच्चों को सिखाया जाता है क्या, 3 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज यहाँ पे सिखाई जाती है। कितनी, 3 लैंग्वेज, 3 भाषा, 3 भाषा सिखाई जाती है। साथ साथ में गणित, 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 सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, साथ साथ में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, विज्ञान के साथ में टेक्नोलॉजी, तकनीकी, तकनीकी शिक्षा, ये सिखाया जाता है 3 भाषा में। क्या, तो एक भाषा जो है इसकी मदर टंग, एक तो भाषा इसकी जो है वो मदर टंग होगी, मातृभाषा, मातृभाषा होगी। दूसरी क्या होगी, तो दूसरी उसकी जो है कोई एक मॉडर्न लैंग्वेज होगी, मॉडर्न लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, जो आधुनिक भाषा है, आधुनिक भाषा, या फिर होगी एक तीसरी जो है वो तीसरी होगी इंग्लिश, अंग्रेजी। ये 3 भाषा उसको सिखाई जाती है। वहीं एक चीज और सिखाया जाता है, वर्क एजुकेशन, व्यवसाय के बारे में यहाँ सिखाया जाता है। तो एक तो 3 भाषा सिखाई जाती है, गणित सिखाया जाता है, यहाँ पे एक हो गया यह, एक हो गया यह, और तीसरी बात जो सिखाई जाती है वो सिखाया जाता है बच्चे को वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पे कार्य शिक्षा, कार्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कार्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, और क्या सिखाया जाता है, साथ साथ में शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, यह बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कोई भाषा नहीं है, यहाँ पे बच्चों को खाली खेल खेल के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से जीवन कैसे जीना है, क्या होता है, यह सब सिखाना होता है। जब बच्चा पहली बारी में आता है, जब प्रिपरेटरी क्लास में आता है, तो एक भाषा को सिखाई जाती है, गणित सिखाया जाता है, और साथ साथ में ईवीएस सिखाया जाता है। बच्चा जब अपर प्राइमरी में जाता है तो वहां 3 भाषाएं सिखाई जाती हैं। 3 भाषाओं में पहली भाषा उसकी मदर टंग होती है। अब मदर टंग कुछ भी हो सकती है, मदर टंग मान लीजिए गुजरात का है तो एक तो होगी उसकी गुजराती, दूसरी जो है उसको आधुनिक भाषा के रूप में, आधुनिक भाषा के रूप में उसको जो भी है वहां पे चल रही है वहां पे हिंदी ली जाएगी, हिंदी सिखाया जाएगा, और तीसरी जो है वो अंग्रेजी सिखाई जाएगी, अंग्रेजी। तो ये 3 भाषाएं जो है उसको सिखाई जाती है। साथ साथ में क्या सिखाया जाता है, तो गणित सिखाया जाता है, सोशल साइंस सिखाया जाता है, बच्चे को साइंस सिखाया जाता है, और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है। तो साइंस, सोशल साइंस, मैथ और टेक्नोलॉजी, ये 3 भाषाएं सिखाई जाती है। साथ साथ में फिजिकल एजुकेशन के बारे में और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, और साथ साथ में जो है बच्चे को कार्य अनुभव के बारे में सिखाया जाता है। ये 3 बातें जो होगी 3 साल में बच्चों को सिखाया जाता है। वही बात करते हैं 9वीं और 10वीं में क्या सिखाया जाता है। तो 9वीं और 10वीं में, 9वीं और 10वीं में भी, यहाँ पे जो 9वीं और 10वीं का भाग है, 9वीं और 10वीं में इसमें क्या सिखाया जाता है, आइए यहाँ पे 11वीं और 12वीं में क्या सिखाया जाता है, चलिए आइए बात करते हैं। तो 9वीं और 10वीं में 3 भाषा, यहाँ पे जैसे 3 भाषा है, 3 भाषा यहाँ पे भी है, 3 भाषा सेम, वही 3 भाषा सिखाया जाता है। और क्या, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो यही है सेम, सेम जो है यहाँ कैरी किया जाता है, यही सेम चीज, सेम है यहाँ पे भी लिया जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे जो है स्ट्रीम बन जाती है, स्ट्रीम, यहाँ पे स्ट्रीम बन जाती है, साइंस की स्ट्रीम से अलग से, आर्ट की स्ट्रीम अलग से, मतलब वहां पे यह जो है उसको चुनने के लिए अवसर दिया जाता है कि यह जो है आप कर सकते हो, कर सकते हो, बट कॉमन ही रहेगा, कर सकते हो बट कॉमन ही रहेगा। ऑलमोस्ट जो है हर इसमें कुल 6 पेपर पढ़ने को आते हैं, कुल 6 पेपर जो है वो पढ़ने को मिलते हैं, 6 पेपर के साथ साथ में। तो 6 पेपर जैसे यहाँ पे आप समझ रहे हैं, 3 भाषा, और 3 भाषा में से 3 भाषा ही हो गई, और साथ साथ में गणित, और इसमें कला भी आता है, कला भी इसमें साथ साथ में सिखाया जाता है। ये हो गया, यानी सेम है जैसा इसमें है वही इसमें भी लाया जाता है। वहीं आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी है इसमें एकेडमिक और वोकेशनल 2 तरीके के होते हैं। यहाँ पे एक होता है एकेडमिक, एकेडमिक, और होता है वोकेशनल। इसमें एकेडमिक और वोकेशनल, डिप्लोमा लेवल, तो डिप्लोमा लेवल इसमें होता है। तो यहाँ पे एकेडमिक में क्या होता है, इसको कहते हैं साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, और क्या यहाँ पे एक को कहते हैं, क्या एक को कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, साइंस, आर्ट और कॉमर्स,
कॉमर्स स्ट्रीम। और वोकेशनल एजुकेशन में जो बच्चा लेना चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन में भी ले सकता है। और इसमें भी ये साइंस आर्ट में भी 5 विषय, मिनिमम 5 विषय लेनी पड़ती है। एक होता है हिंदी पढ़ना पड़ता है, एक ईवीएस, एक सोशल साइंस पढ़ना था, हिंदी और सोशल साइंस होता है, और साथ साथ में बच्चे को वो विषय पढ़ना है, उसके मतलब एक भाषा, जो भी वहां की रीजनल भाषा है, एक भाषा पढ़नी पड़ती है, और एक ईवीएस पढ़ना पड़ता है, साथ साथ में जो और भी बाकी चीजें जो ले रहा है वो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से यह सिस्टम होता है, यह सिस्टम भी वह निर्धारित किया जाता है। चलिए थोड़ा और आगे चर्चा करेंगे, बोर्ड कौन कौन से होते हैं, बोर्ड क्या क्या होते हैं, इनको पढ़ाने के लिए बोर्ड कौन कौन से हैं। तो बोर्ड आप लोग समझते ही हैं, मैं यहां पे ले लेता हूं कौन कौन से बोर्ड हैं। चलिए आते हैं बोर्ड, इनके लिए बोर्ड कौन कौन से, शैक्षिक बोर्ड। ये शैक्षिक बोर्ड का काम क्या है, शैक्षिक बोर्ड का काम क्या है, शैक्षिक बोर्ड का काम क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना या सिलेबस का, जवाब दीजिए। शैक्षिक बोर्ड का काम क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना या फिर सिलेबस का निर्माण करना, बताइएगा। शैक्षिक किसका, यह जो शैक्षिक बोर्ड है वह किसका निर्माण करता है। क्या भी बात कर सकते हैं, जैसे नेशनल बोर्ड कुछ है, नेशनल बोर्ड, नेशनल बोर्ड है, नेशनल बोर्ड कौन कौन से हैं यहाँ पे, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई और सीआईएसएफई, यहाँ पे नेशनल बोर्ड है। एक है सीबीएसई है, एक है आईसीएसई, और एक क्या है सीआईएससीई, एक बोर्ड है ये। और स्टेट बोर्ड कौन सी है, कुछ स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड में जैसे स्टेट बोर्ड सभी के अलग अलग, जो एससीईआरटी संभालती है, एससीईआरटी संभालती है, जैसे राजस्थान का बोर्ड अलग, हाँ सिलेबस, राजस्थान का बोर्ड अलग है, और यूपी का बोर्ड अलग है, गुजरात का बोर्ड अलग है, तो ऐसे वह ये क्या होंगे वहां के बोर्ड। वहीं कुछ होते हैं ओपन, नेशनल ओपन एजुकेशन, नेशनल ओपन स्कूल, इसके भी कुछ बोर्ड है, इसको कहते हैं क्या, यह हो गया एनआईओएस, ये हो गया एनआईओएस। और कुछ इंटरनेशनल बोर्ड है, कुछ इंटरनेशनल बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल बोर्ड में बात करेंगे तो यहाँ पे आईजीसीएसई यह बोर्ड है, वह इंटरनेशनल बोर्ड है। वहीं पे एक जो है आईसीएसई भी या इंटरनेशनल बोर्ड है, आईसीएसई भी या इंटरनेशनल बोर्ड है। चलिए ये हो गया बोर्ड, आगे थोड़ी और चर्चा करते हैं। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं, अब आएंगे यहाँ पे हम बात करेंगे, जब ये सारे बोर्ड हैं, इन सारे बोर्ड को मिला करके, उद्देश्यों को मिला करके हमारा जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नहीं पाठ्यक्रम नहीं श्रेणी। जो बोर्ड है, शैक्षिक बोर्ड जो है, वो शैक्षिक बोर्ड काम करता है सिलेबस बनाने का काम, शैक्षिक बोर्ड सिलेबस बनाने का काम करता है, और जो राज्य है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वह क्या करता है, वह सिलेबस बनाने का काम करता है। चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पे अब इतनी सारी बातें जो है आती है, समझ में आती है, किसके लिए, एनसीएफ के लिए। एनसीएफ को इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आते हैं कि उसका क्या काम है। चलिए यहां तक हमने समझ लिया, अब आइए बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इतना मैंने आपको इसलिए समझाया कि ये सब बातें इनके लिए बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स है, ये बेसिक जानकारी हमारे लिए होनी चाहिए, तब जाकर के हम उसको बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। किसको, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को हम बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, जब हम इतनी बातें समझे रहेंगे, इतनी बातें समझे रहेंगे, तब जाकर के हम क्या पढ़ पाएंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को समझ पाएंगे। आइए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की चर्चा करते हैं। तो समझते हैं, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री और वैसे समझ लेते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है। आइए तो इस हिस्ट्री जो है इसकी सबसे पहली चर्चा करेंगे कि यह क्या है। यह एनसीएफ एक सबसे नया नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी, 2005 में जब आया था। अब हमारा ये अभी हाल में बन रहा है, इसको 2016 तक बना लेना था, बट 2016 तक बन नहीं पाया, खींचते उसके बाद कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद यह 2022 में, लगभग 2022 में तैयार हो जाएगा, और तैयार होकर के सबके बीच में आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो 2023 तक तो जरूरी आ जाएगा। अब इसमें यह इसलिए भी डिले हो गया कि एनईपी 2020 को भी शामिल करना था, एनईपी 2020 को भी उसमें शामिल करना था, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। तो नया जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क है, वह नया करिकुलम फ्रेमवर्क जल्दी ही हमारे सामने आने वाला है। तो अब तक के जो हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसमें सबसे नया जो नवीनतम पाठ्यक्रम है वह क्या है, वह एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 अब तक का नवीनतम रूपरेखा है, नवीनतम रूपरेखा है। यह रूपरेखा आई कैसे, तो इस रूपरेखा का एनसीएफ का निर्माण
का निर्माण 1976 में जो हमारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद जो भी उसमें समानता या असमानता को लाने की बात करी गई, तो यहाँ पे शामिल करने के बाद शिक्षा में समानता को लागू करने के लिए, शिक्षा में समानता सबके लिए समान हो, यानी जब हमने यह ला दिया क्या, शिक्षा में समवर्ती सूची ला दिया, तो समवर्ती सूची लाने के बाद शिक्षा में समानता को बढ़ाने के लिए बनाया गया। क्या बनाया गया? तो यह बनाया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण 1976 के समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद शिक्षा में समानता को बढ़ाने के लिए बनाया गया। का निर्माण जो है वो किया गया, ऐसे कर लीजिए तो सेंटेंस बन जाएगा, किया गया। तो यानी क्यों किया गया? तो जब हमारा जो 1976 में हमारा जो समवर्ती सूची में लाया गया, शिक्षा को शामिल किया गया, तब जाकर के यहाँ पे ये बात आई कि समवर्ती सूची में तो ला दिया, समवर्ती सूची में यानी यह क्या हो गया, यह केंद्र सरकार भी करेगी, राज्य सरकार भी करेगी, दोनों मिलकर के करेंगे, तो यह सभी के लिए हो जाएगा। तो सभी के लिए हो जाता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सब लोग फॉलो करें, तो इसलिए यह सिस्टम क्या हुआ, यह लाया गया। अब ये भी बात करी गई कि इसको जो है वह कुछ समिति बनी और इसमें कुछ जो है वह बातें थोड़ी निकल के आई। यहाँ पे 1986 में जो हमारा एनपीई जो हमारा 1986 में एनपीई आया, एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जो हमारा आया, हमारा जो पॉलिसी आई की पॉलिसी 1986 की पॉलिसी में कुछ सुझावों को ध्यान में रखते हुए समान तत्व की सिफारिश करी गई और उसी के आधार पे एनसीएफ का निर्माण किया गया। यह ध्यान करता है। अब यहीं पे उसी समय पे जो है, अब यहाँ पे जब यह चला गया तो यह बनाया गया ना, तो ऐसा लोगों ने सब चीज पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, तो पढ़ाने के लिए पुस्तकों का भार जो है बढ़ गया। अब सारी चीजें जब बनाया गया, तो एनसीएफ में नया एनसीएफ था, तो लोगों को पता नहीं था, उन लोगों ने सारी बातें इसमें रख दी थी, तो बच्चों के लिए जो बोझ है, पुस्तकों का बोझ बहुत बढ़ गया था, तो पुस्तकों के बोझ को कम करने के लिए पुस्तकों के बोझ को कम करने के लिए यहाँ पे जो है वो किसने, तो पुस्तकों के बोझ को कम करने के लिए प्रोफेसर यशपाल ने एक जो है वो दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रोफेसर यशपाल ने 1993 में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने एक पॉइंट पे जोड़ दिया। वो पॉइंट क्या था? उन्होंने कहा, उस दस्तावेज में उसका टाइटल आया शिक्षा बिना बोझ की शिक्षा। उन्होंने एक टाइटल दिया, बिना बोझ की शिक्षा का उन्होंने संकल्पना दी। तो यह बिना बोझ की शिक्षा जो है वही उन्होंने किया, और इसी के आधार पे जो है यह सिस्टम बना। अब इसमें समय समय पे क्या हुआ, वो फेल हुआ। तो समय समय पे फेल हुआ, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो एनसीएफ को अब तक एनसीएफ का निर्माण 1976 के बाद से 1976 की समवर्ती सूची के बाद से कैसे आया? तो एक जो है के बाद आया, एक बार ये 1975 में बना, पहली बार में। उसके बाद दूसरी बार में 1988 में बना,
दूसरी बार 1988 बना, पहली बार 1975 में, दूसरी बार 1988 में, तीसरी बार यह 2000 बना, 2000 बना, और उसके बाद यह 2005 बना, उसके बाद यह 2005 बना। अब 2022 में यह बनने की तैयारी में है। 2022 में यह तैयारी में है। तो इस तरह से यह समवर्ती सूची में आने के बाद सबसे पहली बार जो है यह 1975 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण हुआ, उसके बाद इसमें सुधार करके 1988 बना, फिर यह 2000 बना। 2000 में जब बना तो 1993 की संकल्पना में जो यशपाल कमेटी थी उसको शामिल किया गया, और उसमें भी थोड़ी कमी रह गई, तो फिर वापस से जब 2005 बना तो अभी इसमें शामिल किया गया। तो 2005 में शामिल किया गया, इसमें जो है समावेशी शिक्षा को भी शामिल किया गया, इसमें समावेशी शिक्षा को भी शामिल किया गया। 2005 में समावेशी शिक्षा को भी शामिल किया गया। समावेशी शिक्षा को शामिल किया गया। चलिए इतना हमने समझ लिया। आइए एक जो है समझ लेते हैं इसका रूपरेखा जो है वो कैसी है, इसकी रूपरेखा को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो यह सबसे पहली बात जो है बना कैसे, तो इसका यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पुस्तक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पुस्तक, उस रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक के आधार पे यह जो बना। कैसे बना? रविंद्रनाथ टैगोर जी का पुस्तक क्या नाम था? तो पुस्तक का नाम था सभ्यता और प्रगति। रविंद्रनाथ जी की पुस्तक का नाम था सभ्यता और प्रगति। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक, क्या नाम था पुस्तक का? तो सभ्यता और प्रगति। पुस्तक उनका निबंध था, पुस्तक में वो निबंध था। पुस्तक कैसी थी? निबंध वाली पुस्तक थी। निबंध का नाम था सभ्यता, सभ्यता एवं प्रगति। सभ्यता एवं प्रगति से लेकर प्रगति से लिया गया। ये कहां से लिया गया? तो रविंद्रनाथ की पुस्तक सभ्यता एवं प्रगति से यह लिया गया, और वहीं से लेकर के इसका जो है निर्माण किया गया। अब इसमें यह इस सभ्यता प्रगति में कहते क्या है? कहते हैं कि व्यक्ति को क्या बनाया जाए? रचनात्मक बनाया जाए। इस सभ्यता प्रगति में बात करी जाती है कि सभ्यता प्रगति में जो निबंध में बात कहा गया, उन्होंने जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि बच्चों के अंदर में रचनात्मकता होती है और बच्चों के अंदर में ऐसी भावना होती है कि वो अपनी रचनात्मकता का विकास कर सकते हैं। इसी रचनात्मकता की विकास का करने के लिए यहाँ पे यह रखा गया। अब यहाँ पे इसी को ध्यान में रखते हुए जो उनकी स्टीयरिंग कमेटी थी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, प्रोफेसर यशपाल की नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसके वे अध्यक्ष थे, यशपाल जी जिसके अध्यक्ष थे, इसकी सिफारिश के आधार पे आधार पर 7 सितंबर 2005 को एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे CABE कहा गया, CABE के तहत बनाया गया। CABE के तहत इसको बनाया गया। अब जब बनाया गया इसमें कितनी बातें थी, आइए ये चर्चा कर लेते हैं। इसमें कितनी बातें थी, तो जो हमारा अभी हम इसको कल विस्तार में लेके आएंगे। आज मैं यहीं पे इसको ले करके बना करके खत्म करता हूं। तो जो हमारा ये एनसीएफ है, उस एनसीएफ में क्या क्या बात करी गई है, अब आइए एनसीएफ का एक फ्रेमवर्क देख लेते हैं। एनसीएफ का फ्रेमवर्क क्या है? एनसीएफ का फ्रेमवर्क क्या है? एनसीएफ 2005। तो इसमें कितने कुल अध्याय हैं, कितने इसमें अध्याय है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक अध्याय है, एक ऐसे 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, जिसमें 5 तो अध्याय है और 2 परिशिष्ट है। 5 अध्याय है और 2 परिशिष्ट। तो अध्याय 1 जो है उसमें कहा गया परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव। एक को कहा गया परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य में कितने पॉइंट्स हैं? तो पॉइंट 1.1 से लेकर के 1.7 तक की बात करिए। किसमें? ये परिप्रेक्ष्य में बात करी गई है। ये हो गया। वहीं जो है वह परिप्रेक्ष्य के बाद जो दूसरा वाला अध्याय है उसका नाम है सीखना और ज्ञान।
सीखना और ज्ञान। अब यह कहां से है? तो यह है 2.1 से 2.9 तक, 2.1 से 2.9 तक है। इसको कहेंगे क्या? सीखना और ज्ञान। यह दूसरा वाला अध्याय है, दूसरा वाला अध्याय है। वही तीसरे वाले अध्याय का क्या नाम है? तो तीसरे वाले अध्याय का नाम है पाठ्यचर्या के क्षेत्र। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं, स्कूल की अवस्थाएं एवं और आकलन। स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, यह है टोटल 3.1 से लेकर के 3.11 तक, 3.11 तक यह था तीसरा वाला। यह अध्याय कौन सा? तीसरा वाला। अध्याय 4 में क्या कहा गया है? तो अध्याय 4 में है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अध्याय 4 में है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। यह अध्याय 4 में। अब अध्याय 4 में क्या कहा? कहां से है? तो 4.1 से लेकर के 4.8 तक, 4.8 तक इसमें बात करेंगे। इन सब की चर्चा विस्तार में हम करेंगे कल, इन सभी की चर्चा करेंगे कल 4.8 तक। वहीं जो है अगला है व्यवस्था का सुधार। व्यवस्था का सुधार किया गया है अध्याय 5 में। व्यवस्था का सुधार जो है वह कहा गया है 5.1 से लेकर के 5.8 तक, 5.6 तक, 5.6 तक। इसके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे हम 5.8 तक, 6 तक। वही बात करते हैं जो अगला है परिशिष्ट नंबर 1 है। परिशिष्ट 1 है जिसको हम कहेंगे एनेक्सर या अनुसूची। परिशिष्ट 1 है और यह परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 2 या अनुसूची 1 और अनुसूची 2। तो इतने यह अध्याय, इसमें कुल मिलाकर के 5 अध्याय कहले। तो अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 5 और अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 2, ये इसके तहत है। तो यहाँ पे बात कर लीजिए तो 5 अध्याय है, 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर के साथ में 2 अनुसूची है और 2 अनुसूचियों के साथ में इतने पॉइंट्स हैं 1.1 से लेकर 1.7 तक, 2.1 से लेकर के 2.9 तक, 3.1 से लेकर के 3.11 तक, 4.1 से लेकर के 4.8 तक, 5.1 से लेकर के 5.6 तक, 1 और 2। अब बात करते हैं थोड़ी सी एक बार और विस्तार और थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं और यहाँ पे जो है एनसीएफ आज का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया एनसीएफ की संकल्पना कहां से आई? तो एनसीएफ की संकल्पना जो है 1976 के बाद से, 1976 के बाद से जब अनुसूची में जो है इसको शामिल किया गया समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद ये आया कि कुछ जो है एक यूनिक चीज लाई जाए जो सभी राज्यों को लागू पड़े। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसका जो है वह तब से बनने लगा। तो ये जाकर के पहली बार इसका जो एनसीएफ बना वह एनसीएफ कब बना? तो 1978 में, 1975 में यह पहली बार जो बनने के बाद दूसरी बार यह बना 1988 में, तीसरी बार यह बना 2000 में और चौथी बार बना 2005 में। अब उसके बाद जो है कई सारे जो हमारा 1986 का जो हमारा एनपीई था उसमें भी बहुत सारी बातें करी गई कि पाठ्यक्रम एक ऐसा बनाया जाए जो सबके लिए जरूरी हो। तो पाठ्यक्रम में सभी के लिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सबके लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जहां पे कि सब लोग जो से लाभ ले सके। तो लाभ लेने के लिए प्रोफेसर एसपाल जी उस टाइम पे काम कर रहे थे। तो प्रोफेसर एसपाल जी ने अपनी 1993 में एक कमेटी, एक जो है उन्होंने अपना एक दस्तावेज दिया। उस दस्तावेज में उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है बोझ बगैर होनी चाहिए, बोझ बगैर शिक्षा की बात उन्होंने संकल्पना करी। तो बोझ बगैर शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 जो है वो फिर बनाया गया। एनसीएफ 2005 बनाया गया और उसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के आधार पे फिर उसको लागू करवाया गया और तब से जो है एनसीएफ 2005 के रूप में जाना जाता है। एनसीएफ 2005 को बनाया किस में गया? तो एनसीएफ 2005 का जो पूरा संकल्पना बनाई गई वह तो एक तो थी जो है वह प्रोफेसर एसपाल कमेटी का जो संस्तुति थी वो, और दूसरी थी जो उसका मेन टाइटल था जो दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जो थी सभ्यता। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी सभ्यता वाली जो पुस्तक थी उसी के आधार पे रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक का क्या नाम था? तो पुस्तक का नाम था सभ्यता और प्रगति। तो सभ्यता और प्रगति को ध्यान रखते हुए जो उनका निबंध था उस पर यह बनाया गया, उसी पर बेस था। तो बेस था, इसको ध्यान में रखकर के बनाया गया। अब जो हमारा एनईपी 2020 के बाद का जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें और भी बहुत सारी चीजें वह सुधार करके रखी जाएंगी।
चलिए, तो इतनी बातें थी, इतनी बातें मैंने आज आपके सामने चर्चा करी है। एनसीएफ के बारे में मैंने थोड़ा ही चर्चा किया, बट एनसीएफ का बेस मैंने आपके सामने शुरू से लेकर के अब तक बनाया है, तो वो सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपने नोट किया होगा। आइए लेते हैं आपके सामने कुछ प्रश्न। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे, कोई डाउट्स होंगे तो हमें चर्चा करेंगे, हमें बताएंगे। अगर आपके भी कोई डाउट्स होंगे तो हमसे वो पूछ लेंगे, बताएंगे हमको। चलिए आइए कुछ प्रश्न लेते हैं आपके सामने। चलिए, आता है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ? अवतरण किससे हुआ? यहाँ पे गीतांजलि से हुआ, सभ्यता प्रगति से हुआ, विज्ञान एवं तकनीकी से हुआ, या गोदान से हुआ? किससे हुआ है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किससे आया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का अवतरण यानी उदय किससे हुआ? अवतरण हुआ गीतांजलि से, सभ्यता प्रगति से, विज्ञान एवं तकनीकी से, या गोदान से? तो किससे हुआ? सभ्यता एवं प्रगति से। सभ्यता और प्रगति है किसका? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। दूसरा प्रश्न, चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश किसके तहत आते हैं? किस के दिशा निर्देश किसके अंतर्गत आते हैं? तो ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाया जाए, या उपरोक्त सभी? किससे होता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का दिशा निर्देश किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान को स्कूल के बाहर से ही जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, और परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना। सही बात है, क्या होगा? चारों है। चारों है, रटन विद्या से दूर किया जाए, और परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाया जाए, और विद्यालय के ज्ञान को जो है वह अन्य जीवन से भी उसको जोड़ना, यह उसका जवाब होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा हो गया, पांचवा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। एनसीएफ 2005 ... मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया। तो ये किसके मंत्रालय की पहल पर तैयार किया गया? तो आप लोग बताइए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बाल विकास एवं संरक्षण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सूचना प्रसारण एवं मंत्रालय। तो आप लोग समझते हैं जो मेन एजुकेशन है, जो मेन एजुकेशन सिस्टम है वो किसके तहत चलता है? मेन एजुकेशन सिस्टम जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत चलता है, एमएचआरडी के तहत। एमएचआरडी के तहत जनरल एजुकेशन जो है एमएचआरडी के तहत चलता है, और जो हमारा स्पेशल एजुकेशन है वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एमएसडीई के तहत चलता है। ये याद रखिए, जो एमएचआरडी जो है वो एमएचआरडी जनरल एजुकेशन को चलाती है, और स्पेशल एजुकेशन को चलाने का काम एमएसडीई चलाती है। ये दो बातें हैं, दो एजुकेशन सिस्टम वो अलग अलग चलते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो जहां पे भी ऐसी बातें हैं, यह किसने बनाया हुआ था? तो यह एमएचआरडी ने बनाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? कक्षा में सभी के साथ पढ़ना, घर पर व्यक्तिगत रूप से पढ़ना, सृजनात्मकता का सृजन करने के लिए पढ़ना, या बिना भार के पढ़ना? क्या है इसका मेन सूत्र जो है वो क्या है? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो प्रमुख सूत्र है क्या है? वह बिना भार के पढ़ना। सही बात है, क्या है? बिना भार के पढ़ना। बहुत बढ़िया, बिना बोझ के पढ़ना या बिना भार के पढ़ना। चलिए बहुत बढ़िया। श्रेणीदान कहां चले गए थे भाई? पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, या परिवार की असफलता को। अगर बच्चे फेल होते हैं तो बच्चों के फेल होने पर किसकी असफलता सामने आती है? किसकी असफलता सामने आती है? बिल्कुल सही बात है, एकदम सही जवाब है। क्या है? वह स्कूल की असफलता है। स्कूल ने बेहतर तरीके से वह उसके साथ में काम नहीं किया है, इसके लिए बच्चा क्या हुआ? फेल हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कुछ इस तरह से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य क्या नहीं है? सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पे सीखने की प्रक्रिया संभव है। क्या होगा इसमें? एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं? बिल्कुल सही जवाब है, तीन यहाँ पे सही है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर से एक तरह से नहीं सीखते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सभी में अलग अलग प्रकार के सीखने की क्षमता होती है।
सभी में अलग अलग प्रकार के सीखने की क्षमता होती है, जवाब क्या होगा, वह 3 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 6 प्रश्न आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से दिए हैं जवाब। चलिए थैंक यू सो मच। एनसीएफ का बेस मैंने आज स्टार्ट करके शुरू कर दिया है। बेस मैंने बताया पूरा पीछे से लेकर के अब तक मैंने आपको सिस्टम मैंने समझाया है, और जो मैंने बताया इन सब बातों से आपके प्रश्न आ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं बट मोटी बातें हैं, छोटी बातें बट मोटी बातें, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये सब सारी बातें साथ में जोड़ करके बताई है। अब यहाँ से एनसीएफ का जो अध्याय वाइज, ये मैंने आज जो लास्ट में बताया, इसी अध्याय वाइज हम आगे चलेंगे, उसको समझेंगे। चलिए अगर कोई प्रश्न है तो बताइए। सर एनईपी को साथ साथ में लेके चले, ऐसा कह रहे हैं। चलिए अभी तो मैंने एनईपी को साथ में लिया हुआ था, चलिए उसको भी ले लेंगे साथ में, एनईपी में भी साथ में ले लेंगे। चलिए बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। ख्याल रखिए आप लोग अपना।